अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज का मेरा प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है। आज आपको मिलने वाली है फुल डोज ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेट करने के लिए आपके पास कोई मैंने बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं बिठा के रखा। मेरे पास है एक छोटा सा मासूम सा बच्चा। जी हाँ, एक बच्चा जो कि 17 साल का है, जिसका नाम है सलमान गौरी। और ये बच्चा जो है वो आप पहले भी देख चुके हैं काफ़ी टाइम पहले अपनी स्क्रीन पर। पहले जो है वो कमाई शुरू की 1 लाख 1.5 लाख से, फिर जो है वो कमाई बनी 6 लाख तक और अब माशाल्लाह इनकी अर्निंग है इस वक्त 40 लाख और इन अ मंथ। तो आपको हैरानी होगी सुन के 17 साल का बच्चा 40 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो आप सबकी हैरानी दूर करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं सलमान गौरी। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी अपने शो में। और आज आपको देखकर यहाँ पर जो है वो मैं बड़ी हैरान हूँ। पहले तो मैं समझती थी कि जब सलमान मेरे पास आएंगे तो मेरे सामने जो होगा वो मैच्योर जो है वो लड़का होगा, लेकिन आपको देख के तो मुझे वो क्यूट सी वाइब आ रही है। इतना मासूम बच्चा, लिटरली मैं जो है वो अभी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। जब आप बात करेंगे तो शायद मुझे आपकी बात पर यकीन हो जाए। सलमान, सबसे पहले मुझे बताएं भाई, स्टार्ट कैसे किया? असल में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। उस वक्त असल में मेरी मामा की डेथ हुई थी 2017 में। तो वो जो अगले 2 साल थे वो मेरे लिए ना बिल्कुल बस ऐसे थे कि मैं अपने कमरे से ना बाहर आता था, ना किसी से मिलता था, ना किसी से बात करता था। तो उसको देखते हुए ना मेरे बाबा काफ़ी वरिड थे, बिकॉज़ वो फेज़ ऐसा था कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाता था कि इसके साथ चल क्या रहा है। अच्छा, तो फिर आप खामोश तबीयत हो गए थे? बिल्कुल, मतलब मैं किसी से नहीं बात करता था, ना मैं कमरे से बाहर भी नहीं आता था। अच्छा। तो बस सारा टाइम ना टीवी खुला रहता था, तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स बस। अच्छा। तो फिर बाबा एक दिन आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इसके अंदर ही रहना है तो एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव कर लो। क्योंकि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब तुम्हें कुछ कमा के तो देंगे नहीं। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने एक टर्म उस दिन यूज़ की थी कि यूट्यूब खोलो, फ्रीलांसिंग देखो कैसे होती है। तो वो फ्रीलांसिंग की जो टर्म थी वो मेरे दिमाग में बाबा ने डाली थी। अच्छा। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, तो कंटेंट राइटिंग का मेरे सामने एक वीडियो आई थी। उसका टाइटल तकरीबन ऐसा कुछ था कि हाउ आई मेक 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। अच्छा। ऐसा उसका कुछ टाइटल था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो देखी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैं ओ लेवल्स कर रहा था, तो ओ लेवल्स के बच्चों की ना इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होती है लिखने में और बोलने में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब मेरे मतलब का ही है, मैं कर भी सकता हूँ, आसान लग रहा है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग और मैं लिखता रहा। कभी मेरे आर्टिकल्स। मैं आपको यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूँगी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए प्लीज़ बताएं कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। मैंने आर्टिकल्स वैसे किसी क्लाइंट्स के लिए तो नहीं लिखे थे, क्योंकि उसमें काम मतलब उसमें ना किसी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था ई-कॉम इनसाइडर्स से। उस पे मेरे आर्टिकल्स मैंने डाले काफ़ी, लेकिन अप्रूव नहीं हुए। फिर मैंने सन मैगज़ीन पे डाले। सन मैगज़ीन में भी तकरीबन मैं आर्टिकल्स बहुत डालता था, लेकिन अप्रूव सिर्फ आज तक सिर्फ एक हुआ। उसकी ही पहली पेमेंट मुझे तकरीबन $1600। सन मैगज़ीन जो है वो मंथली एक आर्टिकल लेती है, राइट? मेरे ख्याल में हाँ। अब लेती होगी। पहले वो तकरीबन डिपेंड करता था कि आप उसको कितने लिख के दे रहे हो और उसका क्राइटेरिया कितना फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और था incomeDiary.com के नाम से, उसके लिए भी लिखे। उसने काफ़ी सारे अप्रूव किए थे। ठीक है। तो ये 3 थे जिनके लिए मैंने मैक्सिमम लिखे। और ये सब पेड होते थे? हाँ, स्टार्ट में पेड नहीं होते थे, बिकॉज स्टार्ट में तो आप लिख के उन्हें सिर्फ दे देते थे। अच्छा। वो उसको पहले अप्रूव करते थे। जब वो अप्रूव हो जाते थे उसके बाद वो फिर आपकी पेमेंट की तरफ आपको लेके जाते थे। सही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह फिर जो है वो आप यहाँ तक पहुँचे? इसके बाद फिर मैंने अमेज़ॉन की तरफ शिफ्ट किया 2021 के फेब में। अच्छा। उसके बाद मैंने कोर्स किया था इनेबलर से वर्चुअल असिस्टेंट का। तब तक मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद, यानी फेब में मैंने स्टार्ट किया था, जून में मैंने कोर्स में एनरोल किया। मतलब फेब से जून तक मैं अपना ही होमवर्क कर रहा था कि इसमें मतलब आगे बढ़ा कैसे जा सकता है। ठीक है। और ये सब आपने इनेबलर्स की वेबसाइट से सीखा? इनेबलर्स की वेबसाइट से तो नहीं, बेसिकली इनेबलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। तो मैंने उनके कोर्स में एनरोल किया। उस वक्त क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैं फिजिकली उनके ऑफिस जाके क्लासेस नहीं ले सकता था। अच्छा, ठीक है। तो मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली। अब मेरे लिए लकी ये था कि मेरे अपने कज़न है, वो अमेज़ॉन पे सेलिंग है। अच्छा। सेलिंग करते हैं वो बेसिकली। तो मतलब मैं जहाँ पर भी अटकता था ना तो वो मुझे हेल्प आउट कर देते थे। ठीक है। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो उसके बाद फिर दिसंबर में मैंने ना एक्चुअली मैं ग्रोथ स्टार्ट की अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट से 2021 के उसमें 2020 के दिसंबर में एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई। 2021 के मेरे ख्याल से जनवरी में पहली सक्सेस स्टोरी आई थी, वो 1.5 लाख वाली। उसके बाद जुलाई में आई 6 लाख वाली। उसके बाद अब
है वो मींस के 6 महीने का गैप था और आपने जो है वो 1 लाख से 6 लाख तक जो है वो जंप कर लिया। असल में ये इस चीज़ ने मुझे इसमें काफ़ी फैसिनेट किया था बिकॉज एट दैट टाइम मेरा ओ लेवल्स स्टार्ट ही हुआ था। मैं O2 में था उस टाइम पे, मैंने ओ लेवल्स के अपने एग्जाम्स भी नहीं दिए थे। तो उसमें हुआ ये था कि मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेज पे, मतलब ओ लेवल्स भी नहीं हुआ हुआ, यानी आप मैट्रिक पास भी निकल आएंगे, तो अगर इस स्टेज पे मैं जाता हूँ किसी रेप्यूटेड कंपनी में कि मुझे जॉब दे दो, तो मुझे कौन सी पोस्ट पे रखते हैं, वो मुझे कितनी सैलरी ऑफर करते हैं। तो ये सोच के फिर मैं आगे बढ़ता रहा कि यार मतलब कोई भी अगर मैं किसी फर्म में भी जाता तो मैक्सिमम भी कितने ऑफर कर देते, मैक्सिमम भी अगर मैक्सिमम करते तो लाख कर देते या 70,000, मतलब वो स्टेज था और 6 लाख का एक स्टेज था। तो बस वहाँ से फिर मैंने ना फिर जॉब का तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया कि मैंने जॉब तो कभी नहीं करनी। सही। अच्छा सलमान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने बताया कि अभी माशाल्लाह से जो है वो आप 40 लाख जो है वो इन अ मंथ अर्न कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान, यहाँ जो है वो मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आपने अपनी कंपनी माशाल्लाह एक लॉन्च कर ली है। अभी जब मैं शो से पहले सलमान से बात कर रही थी तो सलमान मुझे बता रहे थे, सलमान ने माशाल्लाह अब जो है वो उस स्टेज पे हैं कि लोग जो है वो सलमान के लिए काम कर रहे हैं। एक 17 साल बच्चा जिसके लिए अब लोग काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सलमान ने जो है वो हायरिंग भी की हुई है अच्छे खासे लोगों की। अब मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया जब लोग देख रहे हैं कि आप जो है वो पहले 1 लाख 6 लाख दिन यहाँ तक जो है वो आ चुके हैं। फादर जो है वो कितना सपोर्ट करते हैं? असल में तो स्टार्ट ही बाबा की वजह से हुआ था ना, तो बाबा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी किया। तो बहुत प्राउड करते होंगे वो आपको। हाँ, वो कहते कुछ नहीं है क्योंकि टिपिकल देसी डैड, लेकिन मुझे फील हो जाता है कि हाँ वो प्राउड है। ठीक है सलमान, आगे के क्या प्लान्स हैं? जो है अपनी कंपनी बनाई है उसको आगे कहाँ तक लेके जाना है? असल में मेरी एक मोटिवेशन थी नेटसोल से। अच्छा। तो नेटसोल एक पाकिस्तानी फर्म है, सॉफ्टवेयर हाउस है बेसिकली, जिसके शेयर्स अब वो कंपनी इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर चुकी है कि उसके शेयर्स अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो होते हैं, रीसेल होते हैं। तो मेरी मोटिवेशन वो है कि मैंने अपनी कंपनी को उस स्टेज के ऊपर लेके जाना है। ठीक है सलमान, अभी जो है वो आप 17 के हैं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। आगे जो है वो आपकी क्या प्लानिंग है अपने कंट्री को लेकर? आपका क्या सोचते हैं कि अगर जो है मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूं तो वो आप किस लेवल पे जाके करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या सोचा है? अभी तक मतलब इतना कुछ प्लान है नहीं, बिकॉज़ मैंने ये सोचा था, मतलब कंट्री की तरफ से ना मुझे सिर्फ एक इशू है कि मतलब मेरी एज की वजह से ना मेरा बैंक अकाउंट बन सकता है, ना मैं कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर कर सकता हूँ। ये भी जो मैंने कंपनी बनाई है वो मैंने बाबा के नाम पे रजिस्टर कराई है। अच्छा, तो मैं मतलब मेरे लिए इतनी लीगैलिटीज़ हैं कि मैं कुछ भी अगर चाहूँ भी ना तो परस्यू नहीं कर सकता। तो ये एक इशू है, वरना इसके अलावा मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रमोट करने की बात है तो काफ़ी इंटरनेशनल जितने भी मेरे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें जो की पॉइंट था वो यही था कि ये लड़का पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा कर रहा है। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे कंट्री का नाम सामने आ रहा है इस वजह से। ठीक है सलमान, आपने जो है वो अपने जो छोटी उम्र वाले लोग हैं, आपसे जो कम एज है, अंडर एज अगर मैं कहूँगी, तो आपने उन्हें गाइड किया है कि आपके ख़ानदान में भी ऐसे लोग होंगे, फ्रेंड्स में भी होंगे जो आपको देख के जो है वो मोटिवेशन हासिल करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते होंगे, सलमान हमें भी सिखाओ, तो आपने उनको भी सिखाना शुरू कर दिया है? सिखा मैं नहीं रहा बिकॉज इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, टाइम नहीं होता, इतना बिजी कैजुअल है। मतलब आप खुद देखें, आपने मुझे पिछले हफ्ते बुलाया था इंटरव्यू के लिए, मैं इस हफ्ते आ रहा हूँ। सलमान बहुत बिजी है, मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ, एक हफ्ते बाद जो है वो मुझे इनसे अपॉइंटमेंट मिली है कि मैं इनके साथ प्रोग्राम कर सकूँ। तो मतलब मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि तुमने इस तरीके से परस्यू करना है। अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यार मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, तो मैं उसको उस हिसाब से गाइड कर देता हूँ कि यार ये लिंक्स हैं, इनको फॉलो कर लो, कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता बिकॉज मेरा ये टीचिंग वाला डोमेन मेरा नहीं है। ठीक है। तो अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि यहाँ पर एक पाकिस्तान में इनेबलर्स का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? तो इनेबलर्स से जो है वो आपने कोई कोलैबोरेशन किया है कि भाई मैं जो हूँ वो यंगस्टर हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल कोलैबोरेशन नहीं हुई अभी तक नहीं है। आगे हम देख रहे हैं कि कभी कुछ ऐसा हो सकती है, मतलब आई एम ओपन टू इट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सलमान, मैं जानना चाहूँगी, आपने हमें ई कॉमर्स वेबसाइट का बताया कि वहाँ जो है अमेज़ॉन सबसे बड़ा नाम, जो आप अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो जिनको आप गाइड करेंगे कि आप ये कोर्स करें, ये आपके लिए अच्छा है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक MBA करा हुआ लड़का है और उसकी सैलरी जो है वो 50,000 या 60,000 है, लेकिन वो कमाना चाहता है, वो उसकी फैमिली जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा,
तो आप क्या गाइड करते हैं MBA करे हुए लड़की के लिए कौन सा कोर्स होना चाहिए? अगर कोई मेडिकल की फील्ड का है तो उसके लिए वो कौन सा कोर्स ले, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, आपकी जो भी डिग्री है, आपकी जो भी एजुकेशन है, उसका आपकी स्किल की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैंने इंजीनियर्स को भी अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करके आगे सर्विसेज देते हुए देखा है, मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है। तो इससे आपकी स्किल की लाइफ का और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का उससे कोई रिलेशन नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। और आप मतलब डॉक्टर बन के भी आप अमेजोन की फील्ड में आ सकते हैं, तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है। मतलब मेरी तो अभी कोई फील्ड ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अभी A लेवल्स कर रहा हूँ, तो वो A लेवल्स कहलाएगा इंटर, आई गेस मैट्रिक में। तो इंटर के बच्चे का तो कोई वो ही नहीं होता, तो मैं अगर कर सकता हूँ तो फिर बाकी भी इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि VA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमने स्टार्ट करनी है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आके अमेजोन के लिए हमने काम करना है, तो हमने पहले VA करना है, देन उसके बाद VA इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली VA उन लोगों के लिए है जिनके पास एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन पे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने VA से स्टार्ट किया था। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती तो या तो मैं होलसेल से स्टार्ट करता, या फिर ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करता, या फिर PL से स्टार्ट करता। ठीक है, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिकली बच्चों के पास इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। बिल्कुल, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा होलसेल के बारे में थोड़ा बताइए, ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। होलसेल में बेसिकली ये है कि नाम से ही आपको लग रहा है कि आप किसी और का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं। होलसेल में बेसिकली होता ये है कि अमेजोन की होलसेल में कि आप एक ब्रांड से परमिशन लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे रीसेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उनसे पहले परमिशन लेते हैं, फिर उनका एक MOU होता है कि मिनिमम आप इतने यूनिट्स ले सकते हैं। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप इतनी सेलिंग प्राइस से नीचे नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप रीसेल उसको कर रहे होते हैं। तो ये है बेसिकली अमेजोन होलसेल। ठीक है, इसमें कोई अमाउंट रिक्वायर्ड है? इसमें तकरीबन जो कहते हैं लोग कि आप 3,000-4,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने की बात नहीं होती, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करके उसको स्केल करने की बात होती है। ये कोई मार्केट में आपको बताता नहीं है। सब आपसे ये कह देते हैं कि नहीं $3,000 में हो जाएगा, और इसी चक्कर में लोग हज़ारों डॉलर इन्वेस्ट करके डूब जाते हैं। बिकॉज उनके पास कोई विजन ही नहीं होता, उनको कोई सही विजन दिखाया नहीं जाता कि उनसे कहते हैं कि $3,000 से हो जाएगा बस। असल में ये है कि आपके पास $3,000 स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन बैक पे आपके पास एटलीस्ट $8,000 से $9,000 और होने चाहिए, ताकि आप उस बिजनेस को जो आपने खड़ा किया है उसको स्केल कर सकें। ये कोई आपको बताता नहीं है, और इसी वजह से जो नए लोग आते हैं वो उनके पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बताइए। अब ड्रॉप शिपिंग के तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में नज़रिए हैं कि कोई कहता है हराम है, कोई कहता है हलाल है। हराम इन द सेंस ये कि वो कहते हैं कि इसमें तिजारत नहीं हो रही। अच्छा, मतलब ये कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें तो ऐसा है कि ना होलसेल में आपकी इन्वेंट्री आपके पास है, बिकॉज वो तो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, और PL में भी ऐसा ही है कि वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है। तो इस तरह तो ये भी हराम है फिर। लेकिन ड्रॉप शिपिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ लोग ये करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा जहाँ पर होता है ये, लेकिन ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही होती है। और वो ड्रॉप शिपिंग 90% मैं ऐसे कहूँगा कि वो हराम तरीके से होती है। बिकॉज वो लोग करते ये हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने मैकबुक की लिस्टिंग बनाई, और मैकबुक का मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं उनको कोई लेनोवो का थिंकपैड भेज देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमें रिफंड दो, तो हम रिफंड भी नहीं देते, और इसी तरह करके हम 10 बार ऑर्डर्स फेक करते हैं, हमारे अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड होता है, हम नया अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा सलमान, इससे पहले जो था वो ये था कि हम पाकिस्तान में अमेजोन का अकाउंट नहीं बना सकते थे। एग्जैक्टली। और अब जो है वो अमेजोन रजिस्टर्ड हो गया है। अब बेसिकली आप अमेजोन पे, मतलब पाकिस्तान की डिटेल्स पे बैठे हुए आप अमेजोन पे अकाउंट बना सकते हैं, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, और पहले ऐसा नहीं था, और अब जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने जो है पहले वो इतना सिवियर था कि अगर आप अपने किसी क्लाइंट का भी अकाउंट अगर पाकिस्तान में मेनली एक्सेस करते हैं ना, तो वो उसका अकाउंट सस्पेंड कर देते थे। ओह, आपके क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता था? बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज वो ब्लैक लिस्ट में था उस वक्त पाकिस्तान। अच्छा ग्रेट। अच्छा सलमान, आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगी, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब VA में हम किसी क्लाइंट का अकाउंट देख रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं समझने की हमारे क्लाइंट के लिए, कि हम अगर एक क्लाइंट हमारे हाथ में आ गया, ठीक है, हम उसका काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब आप एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो 10 लोग आपके आगे खड़े हो जाते हैं कि हम भी आपके साथ काम करेंगे। तो वो क्या मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं एक VA के लिए?
सबसे पहले तो आई वुड से कि अब क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेज़ॉन पे। तो मैं ये कहूँगा कि अपने लिए एटलीस्ट एक इंडिविजुअल अकाउंट अमेज़ॉन पे बना लें अब पाकिस्तानी डिटेल्स पे, क्योंकि वीए जितना भी सीख ले, जब उसके सामने एक एक्चुअल अकाउंट आता है ना तो फिर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, स्टार्टिंग में हमेशा होता है। तो आप अपने ही डिटेल्स पे अपने लिए एक अकाउंट बना लें, ताकि आप उस सेलर सेंट्रल को देखते रहेंगे ना, आप उसके साथ वाकिफ हो जाएंगे कि क्या चीज़ किधर है, क्या चीज़ कैसे होती है। तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को संभालने में। दूसरी चीज़ ये कि जो वीएज हमारी मार्केट में इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब का एक ही दिमाग है कि हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, दैट्स इट। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि उनका जो क्लाइंट है वो अपनी क्या पता ज़िंदगी की सारी कमाई उस अमेज़ॉन के अकाउंट में डाल रहा है, या वो बिल्कुल जमा पूंजी अपनी माँ बाप से पैसे लेके या अपनी अम्मी का जेवर बेच के उसमें पैसे डाल रहा है। ये उनको रियलाइज़ नहीं होता, और क्योंकि उनकी नॉलेज कम है ना, तो फिर वो सही से हैंडल भी नहीं कर पाते उस अकाउंट को। मतलब जब मैं अपनी कंपनी के लिए हायरिंग्स कर रहा था स्टार्ट में, तो कुछ मेरे सामने ऐसे लोग आए थे कि मतलब उनसे जब इंटरोगेशन की गई कि आपके पुराने क्लाइंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सामने आया कि असल में काम उनको कुछ नहीं आता था, बेसिक चीज़ें उन्होंने सीख ली, उनको मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक थी, बेसिक चीज़ें आ गई। अब उनके पास क्लाइंट्स आए, तो क्लाइंट्स के लिए उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर पीएल की मैं बात करता हूँ, तो पीएल की जब प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का फेज़ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं आपका अमेज़ॉन का अकाउंट लाइव होने में, कि आपकी प्रोडक्ट जब चाइना से यूएसए या यूके जा रही होती है तो ट्रांजिट में इतना टाइम लगता है। ठीक है। तो वो इस पीरियड तक तो क्लाइंट से पैसे लेते हैं, मतलब 3-4 महीने तक वो उससे फॉर एग्जांपल जितने भी मंथली पेमेंट ले रहे हैं $500 की, $600 की, वो 3 महीने तक लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है तो उसके बाद उनको काम ही नहीं आता, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा भी मतलब स्कैमिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा कि अगर हमें पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, खेलों का सामान अगर हम देख लें बहुत बनता है, अगर हम अपने पाकिस्तान का सामान यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो थ्रू अमेज़ॉन, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे? असल में कर तो सकते हैं, बिकॉज जो एक्चुअल यहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आता कि अगर हम यहाँ से चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फ़ौरन तो पैसे नहीं आ जाने। ऑब्वियसली अगर किसी स्टोर पे चीज़ जा रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेल होगी, उसके बाद पैसे आएंगे। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जैसे ही मतलब अगर आप $1000 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फ़ौरन आपके बैंक अकाउंट में $1000 आ जाने चाहिए, जैसा हो नहीं सकता। इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ से एक्सपोर्ट करने में घबराते हैं, डरते हैं। लोग कहते हैं चाइना से लो, वहीं के वहीं भिजवा दो, इतनी उसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट्स इस वक्त ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा सलमान, मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपका एक मैसेज चाहूँगी, वो ख़ास मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को दें जो बीए का कोर्स कर रहे हैं, या जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो होलसेल करना चाह रहे हैं, या जो पीएल को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? ऐसा कौन सा मैसेज है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो डेफिनेटली हमारे लिए भी ज़रूरी है कि अगर हम बाहर सामान बेच रहे हैं, यहाँ हमारे पाकिस्तान की भी इमेज जा रही है, अगर आप स्कैम करते हैं तो आप सिर्फ एक अपने क्लाइंट के साथ या पाकिस्तान के साथ भी स्कैम कर रहे हैं, आप यहाँ की जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? बेसिकली कोर्स तो जो भी हो, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं या होलसेल का कर रहे हैं या पीएल का कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ काम करें। मतलब ये ना करें कि यार आज नहीं कल करूँगा, या फिर अपने आप से झूठ ना बोलें, क्योंकि ये वो काम है कि आप अपने आप से ही झूठ बोलें। आप किसी और से झूठ बोलते हैं तो वो तो चल जाता है, लेकिन अपने आप से जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं जाके बहुत नीचे गिरा देता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें। जो भी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, सिर्फ डेडिकेशन के साथ उसको परस्यू करें, मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट वर्किंग भी करें। लोग कहते हैं कि मेहनत करो बहुत आगे जाओगे, इस तरह तो मजदूर रोज़ मेहनत करता है, वो बेचारा वहीं अटका हुआ है। सिर्फ मेहनत करना गोल नहीं होता, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। दूसरा ये कि जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट होता है, लोगों का उसी दिन से गोल होता है कि हमने पैसे कमाने, जो कि गलत है। लोगों के मैंने देखा है कि बीए कोर्स कर लिया, सब कर लिया, लेकिन 6-6 महीने तक क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, 1-1 साल तक क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, तो वो गिव अप कर देते हैं।
या फिर क्योंकि वो गिव अप इसलिए करते हैं क्योंकि उनका डे 1 से यही वो परसेप्शन होता है कि जैसे ही कोर्स खत्म होगा वैसे ही क्लाइंट मिल जाएगा और वैसे ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता। मैं लकी था, मेरे साथ केस डिफरेंट था बिकॉज मेरी ही फैमिली में मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था। अच्छा। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा सलमान, ये भी मुझे बता दें साथ साथ कि क्लाइंट को अप्रोच किस तरह किया जाए, हम क्लाइंट किस तरह गेट कर सकते हैं? देखें, क्लाइंट अप्रोच करना तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें क्लाइंट से बात करनी तक नहीं आती। हम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे इसे ये मेरा क्राइटेरिया, मुझे इस पर प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दें। हम उसको जो भी टूल्स होते हैं रिसर्च के, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके हम उसको भेज देते हैं जैसे हम उसके ऊपर कोई आसान करें। मतलब हमें फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी नहीं आती, हमें कोई लॉन्च रिपोर्ट बनानी नहीं आती, हमें अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता। ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक प्रोफेशनलिज्म ही नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं उसको एटलीस्ट प्रोफेशनली करें। अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि उसको एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसको एक प्रॉपर फीजिबिलिटी रिपोर्ट उस प्रोडक्ट की बना के दें, प्रॉपर रिसर्च करके दें। ये नहीं आपने 4 स्क्रीनशॉट्स लिए, आपने उसको सेंड कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट निकाल लिया, समझ आ रही है तो क्लाइंट कभी हाथ नहीं लगने वाला। अब वो अगर फॉर एग्जांपल उस जॉब के लिए आपको पैसे दे भी दे तो अगली जॉब वो आपसे नहीं करवाएगा। हमारे साथ तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें हायर करना है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, तो हमारा गोल ये होता है कि अगर उसने रिसर्च हमसे करानी है तो फिर वो लॉन्चिंग और रैंकिंग भी हमसे ही करवाए। वो कैसे होगा? जब हम उसको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे उसकी पहली सर्विस में, उसका पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहेगा तो वो दूसरी जॉब भी हमें देगा। जब तक क्लाइंट आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अप्रोच नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। आपसे आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, ना सिर्फ सीखने को मिली है, मैं आपको बता रही हूँ कि सलमान बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अभी सिर्फ मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत जो है वो लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं। मैं सलमान की बेसिक चीज़ें भी देख रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास स्किल है, आपके हाथ में स्किल है, लेकिन आपकी नीयत साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक 17 साल बच्चा जिसकी मैं देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल का जो है वो उसके अंदर इंथुजियाज्म है कि मैंने आगे बढ़ना है और जो है मैं किसी के लिए जॉब नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जो है वो कितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है और दिन ब दिन जो है वो महंगाई चल रही है। तो आप ये सारे कोर्सेज करें और सलमान जो है वो लास्ट मैसेज आपको देंगे। इसके साथ मैं लूँगी अलविदा आपसे। सलमान प्लीज़ एक आखिरी मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें जो आपको देख रहे हैं। ओवर टू यू। अपनी अर्निंग्स को ना थोड़े टाइम के लिए साइड पे रख दें। मतलब ये भूल जाएं कि आपने ये करके ना कुछ कमाना है। मतलब जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हो, बी एड अमेज़ॉन, बी एड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी हो, सिर्फ ये सोच के करें कि इसको करके मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई चीज़ सीख रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ में एडिशन हो रहा है किसी चीज़ का। जब तक ये माइंडसेट होगा ना तो आपकी अर्निंग्स खुद स्टार्ट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे ना तो पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। ये मैं पहले भी अपने 1-2 इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। लेकिन लोग फिर भी यही वो है कि मतलब कोर्स कर लिया ना, अब तो क्लाइंट्स बहुत सारे लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स के, अब तो पैसे ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।